नमस्कार बच्चों, आप सभी का क्लास 7 में स्वागत है। कल मैंने आपको पाठ 12 पढ़ाया था और आशा करता हूँ कि वो आपको समझ में आया होगा। उसमें हमने कुछ लाभदायक, हानिकारक जीव और पौधों के बारे में पढ़ा था कि कौन से जानवर हमारे लिए लाभदायक हैं, कौन से हानिकारक हैं, कौन से पौधे हमारे लिए लाभदायक हैं और कौन से हानिकारक हैं। आज हम आपको पाठ 13 पढ़ाएंगे। ये पाठ 13 में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। भोजन, स्वास्थ्य व रोग। भोजन तो आप जानते हैं, जो खाना हम खाते हैं उसे भोजन कहते हैं। अब सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि भोजन की आवश्यकता। हम लोग भोजन क्यों करते हैं, हम लोग भोजन क्यों खाते हैं? तो बच्चों, आप जानते हैं हम दिन भर में अनेक कार्य करते हैं। हम पैसे कमाने के लिए बाहर जाते हैं और भी शरीर के अंदर बहुत सारी क्रियाएं स्वतः चलती रहती हैं। हम अपने दैनिक कार्यों के लिए भी बहुत सारा कार्य करते हैं, नहाते हैं, खाना खाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, बहुत सारे कार्य हम करते हैं। और आप जानते हो कि कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये दिन भर के कार्य करने के लिए जो ऊर्जा है वो हमें कहाँ से मिलती है? वो हमें भोजन से मिलती है। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, तो उसका एक छोटा सा उत्तर है ऊर्जा के लिए, क्योंकि भोजन करने से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इस ऊर्जा से हम अपना नित्य कार्य करते हैं। तो भोजन हमारे लिए बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ हमें और भी बातें याद रखनी है कि हमें जो भोजन हम करते हैं वो उसकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। यानी जो हम भोजन कर रहे हैं वो खराब नहीं होना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए। जैसे अब रात में जो भोजन हमने बनाया उसे अगर हम सुबह सुबह खाते हैं तो आप देखते हैं कि उसका स्वाद बदल जाता है, उसकी गंध बदल जाती है, क्योंकि उस भोजन की गुणवत्ता बदल जाती है। इसलिए हमें इस प्रकार का भोजन नहीं करना चाहिए। गर्मियों में तापमान अधिक होने के कारण वातावरण में उपस्थित हानिकारक जीवाणु अत्यधिक तेजी से पैदा होते हैं। और ये न केवल भोज्य पदार्थों की, हमारे भोजन के जो पदार्थ हैं उनकी पौष्टिकता को कम करते हैं, बल्कि उन्हें खराब कर देते हैं और कई बार तो विषैला कर देते हैं। वो विष के समान हो जाते हैं और जब हम उन्हें खाते हैं तो हमें उल्टियाँ होने लगती हैं, पेट दर्द होने लगता है। कहता है डॉक्टर कभी कभी कि पॉइजनस हो गया है। तो ये सब उन्हीं के कारण है। इससे क्या होता है कि भोजन जब विषाक्त हो जाता है तो हमारे खाने योग्य नहीं है, वो उसे हमें नहीं खाना चाहिए, नहीं तो फिर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब जो खराब भोजन होता है, हम लोग आमतौर पर भोजन खाते हैं, वो हमें स्वादिष्ट भी लगता है, उसमें अच्छी गंध आती है, स्वाद अच्छा होता है। लेकिन जो खराब भोजन होता है उसमें गंध ही अपने आप ही बता देती है कि ये भोजन खाने योग्य नहीं है, उसका स्वाद बता देता है खाने योग्य नहीं है। तो इस प्रकार हमें ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए। इसके बाद आता है भोजन के परीक्षण की आवश्यकता। भोजन के परीक्षण की आवश्यकता क्यों है? तो भोजन के परीक्षण की आवश्यकता इसलिए है, पहले उसका परीक्षण किया जाए खाने से पहले कि कहीं वो हमारे खाने लायक है या नहीं है। यदि नहीं है तो हम उसे ना खाएं, यदि खाने लायक है तो हम उसे खाएं। तो इसलिए परीक्षण की जरूरत है, क्योंकि जो हम भोजन खाते हैं वो कैसा होना चाहिए? स्वास्थ्यवर्धक होना चाहिए, वो हमें स्वास्थ्य देने वाला होना चाहिए। हम भोजन को लंबे समय तक अच्छा भी रख सकते हैं।
उसके लिए अनेक विधियाँ हैं। जैसे आप देखते हैं कि हम चीज़ों को ढककर या फ्रीज में रख देते हैं, उससे जो चीज़ें हैं, खाने की चीज़ें, वो देर से खराब होती हैं। तो इन विधियों को हम परिरक्षण कहते हैं। इन विधियों में हम क्या करते हैं कि अपने भोजन को सूक्ष्म जीवों से बचाते हैं। ये वायु है ना, हवा, इसमें अत्यंत छोटे छोटे जीव हैं, हमें दिखाई भी नहीं देते। और भोजन अगर आप खुला रख देंगे तो ये भोजन के संपर्क में आएंगे और उसे खराब कर देंगे। जब भोजन खराब हो जाता है तो मुख्य रूप से उसका रंग, रूप, स्वाद, आकार, बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं और हम पहचान जाते हैं कि अब हमारा खाना जो है वो खराब हो गया है। तो ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए, वरना वो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करेगा। तो मैंने भोजन के परीक्षण की आवश्यकता आपको बताई। अब है भोजन को खराब करने वाले मुख्य कारक। तो भोजन को खराब करने वाले मुख्य कारक है कवक, जीवाणु, यीस्ट, रोडेंट, कीट पतंगे। तो सबसे पहले हम कवक के बारे में जानते हैं। बहुत दिनों तक रखी हुई ब्रेड की जो रोटी होती है, ब्रेड जो होता है, आप देखते हैं उस पर सफ़ेद हल्का हल्का हरा हरा सा रुई जैसा एक पदार्थ जमने लगता है। यही ब्रेड की जो पीस होता है उस पर सफ़ेद हरा हरा सा जो पदार्थ होता है, ये बच्चों कवक होता है। इसे फफूंदी भी कहते हैं। तो ये कवक जो होता है ये हमारे भोजन को खराब कर देता है। कवक कई प्रकार के होते हैं, जैसे राइजोपस, म्यूकर, एस्परजिलस। तो ये हमारे खाद्य पदार्थों को नष्ट कर देते हैं। तो कवक आपने जाना। दूसरा है जीवाणु। जीवाणु तो पूरे संसार में हर जगह है, मिट्टी, वायु, पीछे वाले पाठों में शायद मैंने आपको बताया होगा, सभी जगह पाए जाते हैं। इनमें से कुछ जीवाणु हानिकारक होते हैं, वे हमारे भोजन के संपर्क में आते हैं और उसको खराब कर देते हैं। और यदि हम उस दूषित भोजन को खाते हैं तो हमें हैजा, पेचिस, पेट दर्द, निमोनिया जैसी आदि बीमारियां हो जाती हैं। तो इसीलिए हमें जीवाणुओं के संपर्क में भोजन को नहीं आने देना चाहिए। ये जीवाणु, जैसा कि मैं पहले बताया अभी थोड़ी देर पहले, कि गर्मी के मौसम में ज़्यादा वृद्धि करते हैं। बहुत ज़्यादा गर्म और बहुत ज़्यादा ठंडा ताप इनके लिए खराब होता है। तो इसीलिए हम बहुत ज़्यादा ठंडा यानी फ्रिज में रख देते हैं और हमारा भोजन परिरक्षित रहता है, यानी कि वो खराब नहीं होता। इसके बाद आता है यीस्ट यानी खमीर। खमीर वायु में पाए जाने वाले एक कोशिकीय जीव होते हैं, जिन्हें वृद्धि के लिए नमी, उचित ताप की आवश्यकता होती है। यीस्ट की क्रिया मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थों पर होती है। कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थ जैसे गेहूं है, चावल है, ये कार्बोहाइड्रेट पदार्थ है। जो आलू है, जो मीठे लगते हैं, इन पर यीस्ट की क्रिया बहुत जल्दी होती है। ये क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को अल्कोहल में बदल देते हैं। उसको सड़ाकर कार्बोहाइड्रेट को अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड, इन दो चीज़ों में बदल देते हैं। और फिर जो आपका पदार्थ है, जब उसमें अल्कोहल बन जाएगा, अल्कोहल अम्ल होता है, दुर्बल अम्ल होता है। अल्कोहल एक दुर्बल अम्ल है, तो आपका जो भोजन है वो हल्का सा खट्टा होने लगेगा। जैसे आपने देखा होगा कि जो जलेबी बनाते हैं, मैदा का जो घोल बनाते हैं, वो उसको रात भर छोड़ देते हैं, तो उसमें यीस्ट यानी खमीर उत्पन्न हो जाता है। और वो उस मैदा को आप चखोगे तो आपको कुछ खट्टी लगेगी, क्योंकि उसका कुछ भाग अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है, जो कि एक अम्ल है। तो बच्चों, हमें इस प्रकार के जो यीस्ट द्वारा संक्रमित भोज्य पदार्थ हैं उनको ग्रहण नहीं करना चाहिए। लेकिन कभी कभी यीस्ट हमारे लिए लाभदायक भी होता है। जो जलेबी हम बनाते हैं उसका जो यीस्ट है वो हमारे लिए लाभदायक है, परंतु उसको ऐसा नहीं खाना है मैदा को। उसको पहले तेल में तल लेते हैं, उसके बाद फिर उसे मीठा कर लेते हैं ताकि आपको खराब ना लगे।
क्योंकि बिना मीठी जलेबी आपको खट्टी और बेस्वाद लगेगी। तो ये हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं, ऐसा नहीं कि वो हमेशा हमारे लिए हानिकारक है, जैसा कि पिछले पाठ में मैंने आपको पढ़ाया। इसके बाद रोडेंट में आपका जैसे चूहा है और अन्य कीड़े हैं, कीट पतंगे हैं छोटे मोटे, ये भी हमारे भोजन को खराब कर देते हैं। चूहे से तो बहुत खतरनाक बीमारी प्लेग फैलती है, मैंने पीछे वाले पाठ में आपको पढ़ाया था। तो इसलिए इनसे भी हमें अपने भोजन को बचाना चाहिए। ये आप जानते हैं कि लंबे समय तक अगर आप गेहूँ या अन्य दालों को रख देते हैं तो चूहे आ जाते हैं या छोटे छोटे कीड़े आ जाते हैं, वो इन्हें खाना शुरू कर देते हैं, कुतरना शुरू कर देते हैं और साथ में कुछ अपने बीमारियों को भी वहाँ छोड़ जाते हैं। तो इसलिए हमें अपने भोजन को इन खतरनाक कारकों से बचाकर रखने की ज़रूरत है। और मैं तो ये कहता हूँ कि जितने भी तरीके हैं भोजन को सुरक्षित रखने के, उन सभी तरीकों को हमें अपनाना चाहिए ताकि हमारा भोजन अधिक समय तक चले और हम सब के लिए भोजन पर्याप्त रहे। तो बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं भोजन के परिरक्षण की विधियां। परिरक्षण मतलब बचाना, कैसे भोजन को खराब होने से बचाएंगे। तो सबसे पहली विधि है इसमें सुखाना। भोजन को आप देखते हैं, भोज्य पदार्थों को, कुछ भोज्य पदार्थों को हम धूप में रख के सुखा लेते हैं। सुखाने से क्या होता है, उनका जल निकल जाता है। जब उनका जल निकल जाएगा तो जीवाणु या अन्य सूक्ष्म जीव जो नमी में अपनी वृद्धि करते हैं, अपनी संख्या बढ़ाते हैं, वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे तो फिर हम अपने भोजन को सुरक्षित रख पाएंगे। जैसे आप लोगों के घरों में भी होता है कि हम लोग आलू को काट के उसके टुकड़ों को सुखा देते हैं धूप में। जब वो सूख जाते हैं तो डब्बों में बंद करके रख लेते हैं और फिर बहुत दिनों बाद जब हम चाहें तब उनको तेल में तलकर चिप्स बनाकर उन्हें हम खा सकते हैं। तो बच्चों, ये अक्सर हमारे घरों में प्रयोग की जाने वाली विधि है। जैसे आपने देखा होगा कि जो दूध है उसे सुखाकर उसका पानी निकालकर उसका पाउडर बना लिया जाता है और फिर लंबे समय तक उसको प्रयोग किया जा सकता है। तो ये जो विधि है सुखाना, ये बहुत काम की विधि है, बहुत आसान है, इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा घर पे आंवला, मेथी, चना, इन सब को हम आम को सुखा कर रख लेते हैं और फिर आम की टुकड़े काट के धूप में सुखा के और फिर जब चाहे उनका अचार बना सकते हैं। इसके बाद आता है उबालना। उबालने का मतलब है गर्म करना। जब आप किसी चीज़ को उबालोगे तो क्या होगा कि उसके अंदर जो सूक्ष्म जीवाणु है वो सब मर जाएंगे और जब वो मर जाएंगे तो आपका जो भोजन है वो खराब नहीं हो पाएगा और काफ़ी समय तक वो सुरक्षित रह सकता है। जैसे आप सब लोग दूध लाते हैं तो दूध को प्रयोग करने से पहले आप इसे उबालते हैं क्योंकि जो उसके अंदर हानिकारक जीवाणु वो सब नष्ट हो जाए और फिर दूध अधिक समय तक चल सके और आपके स्वास्थ्य को हानि न पहुंचा सके। इसके बाद आता है ठंडा करना। ठंडा करने के कई तरीके हैं। ठंडा आप फ्रिज में कर सकते हैं, ठंडा आप गीले कपड़े में लपेट कर सकते हैं, ठंडा आप बर्फ से ढककर कर सकते हैं। कुल मिलाकर हमें उसके ताप को कम करना है। ताप को कम करने से क्या होता है, मैंने बताया कि जो जीवाणु होते हैं वो या सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो ना तो बहुत ऊंचे ताप पर और ना ही बहुत नीचे ताप पर जीवित नहीं रह सकते और ना ही वो वृद्धि करते हैं। सामान्य ताप पर वो वृद्धि करते हैं। जैसे बरसात का समय का जो ताप है या गर्मियों का जो समय है, ये जीवाणुओं की वृद्धि करने का बहुत बेकार समय है। ये वृद्धि करते हैं उससे जल्दी जल्दी, ये हमारे लिए बहुत बेकार है क्योंकि हमारा भोजन इससे खराब होता है। और आपने देखा होगा लोग गर्मियों में या बरसात के दिनों में बीमार भी ज़्यादा होते हैं क्योंकि ये जो जीवाणु है ये हमारे भोजन को दूषित कर देते हैं और जब उस भोजन को हम खाते हैं तो फिर हमें दिक्कत होती है। इसके बाद रासायनिक व अन्य पदार्थों का प्रयोग करके भी हम अपने पदार्थों को, खाने पीने के पदार्थों को बचा सकते हैं। जैसे आप देखते हैं कि
सोडियम मेटाबाइसल्फाइड और सोडियम बेंजोएट, सिरका, ये ऐसे पदार्थ हैं कि जब इन्हें खाने पीने की चीज़ों में डाल देते हैं, अचार वगैरह डाल देते हैं, तो नमक है और तेल है, ये हमारे बहुत समय तक चलता है। जैसे चीनी है, ग्लूकोज है, चीनी का मुरब्बा काफ़ी समय, चीनी के घोल रख दो आप, फल को डाल के काट के उसका मुरब्बा बन जाएगा, काफ़ी समय तक हम उसका प्रयोग करते हैं। तो जितने भी अचार होते हैं उनमें जो हम मसाले डालते हैं, ये मसाले क्या है? ये रासायनिक पदार्थ ही तो हैं। तो ये पदार्थ चीज़ों को सड़ने से बचाते हैं। तो इस प्रकार रासायनिक पदार्थों के द्वारा हम अपने भोजन को सुरक्षित कर सकते हैं। डिब्बा बंद, अगर भोजन को डब्बे में बंद करके रखा जाए तो जीवाणु उसके संपर्क में नहीं आएंगे। और मैं तो ये कहता हूँ कि डब्बे में बंद करने के साथ साथ उसके अंदर की जो एयर है उसको भी बाहर निकाल, एयर टाइट कर दे, उसके अंदर हवा नहीं होनी चाहिए। जब हवा नहीं होगी तो जीवाणु भी नहीं होंगे। पूरा ऊपर तक लबालब भर के भी हम ऐसा कर सकते हैं, खाली जगह ही ना छोड़ें और अच्छे से बंद करके रख दें, फिर आपका जो है उसमें खराब नहीं होगा। इसके बाद आता है पाश्चुरीकरण, सबसे लास्ट पाश्चुरीकरण। ये विधि शायद आपने पहले भी सुनी होगी। इसमें क्या करते हैं, अनेक भोज्य पदार्थ जैसे दूध है, इसको हम पहले उच्च ताप पर गर्म करते हैं और फिर जल्दी से ठंडा कर देते हैं। इस क्रिया में जो जीवाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और ठंडा होने के पश्चात उन्हें हम प्रयोग में काफ़ी समय तक के लिए ला सकते हैं। जैसे जब हम दूध का पाश्चुरीकरण करते हैं तो पहले दूध को आधे घंटे 63 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, फिर लगभग 15 सेकंड के लिए उसे 72 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर सकते हैं और फिर तुरंत उसे 10 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर लेते हैं और फिर जीवाणु रहित पैकेटों में उन्हें भरकर आगे भेज देते हैं या अपने काम में ले लेते हैं। तो इस प्रकार आपने भोजन के परिरक्षण की विधियाँ पढ़ी। मैंने 6 विधियाँ आपको बताई हैं, इन्हें ध्यान से, इनका एक एक का मैंने वर्णन किया है, तो ध्यान से इन्हें आप समझ लेंगे और कॉपी में भी नोट करें। मैं तो बार बार अब इस बात पर भी जोर दे रहा हूँ कि आप सभी लोग कॉपी में भी नोट करें। तो बच्चों, आज के पाठ में इतना ही काफ़ी है। इसको अच्छे से सुने, पाठ को देखें, और कोई बात अगर समझ में नहीं आती है तो मुझसे पढ़ें, मुझसे पूछें क्लास में। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपनी क्लास समाप्त करता हूँ। नमस्कार।